हेलो बच्चों। आज अपन बात करते हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन 2025 का जो पेपर हुआ था, उस पेपर की हम बात करते हैं कि इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे 2025 में आरबीएसई बोर्ड में। हम उनका एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और किस तरीके के किस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आए थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। और आप इन्हीं के इर्द गिर्द आप अपनी स्टडी को भी मजबूत कर सकते हैं कि किस तरीके के पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या कौन से चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, बड़े क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ों पर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आपको भी पता होगा थोड़ा बहुत कि 80 मार्क्स का पेपर होता है। उस 80 मार्क्स के पेपर में आप 20 क्वेश्चंस देखोगे और 20 क्वेश्चंस के लिए आपको 3 and 15 जो हावर है, 3 मतलब 3 घंटे और 15 मिनट जो है वो आपको मिलने वाले हैं। और उसके अंदर आपकी एसएसटी में क्या होती है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप एसएसटी को अच्छे से स्कोर नहीं कर सकते हो। तो मैं पहले बात करूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, उन लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की अपन बात कर लेते हैं। कि अगर पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो ये दिया हुआ है अपने हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन जो है, उस पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि ग्योसेप मेजिनी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, या जो ग्योसेप मेजिनी है वो एक रिवोल्यूशनरी थे, उनका जो योगदान था वो कहाँ पर था या किसके यूनिफिकेशन में था। आपने हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा कि जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन। कौन सा पढ़ा होगा बेटा? जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन। किसका पढ़ा होगा? जर्मनी और इटली कैसे जुड़े। तो उसमें आपने इटली के यूनिफिकेशन में ग्योसेप मेजिनी का नाम जरूर सुना होगा। ग्योसेप मेजिनी जो है उनका जन्म गेनवा के अंदर हुआ था 1807 के अंदर। और जो गेनवा के अंदर इनका जन्म हुआ था तब इन्होंने, ये खुद कार्बोनरी सोसाइटी के मेंबर्स हुआ करते थे। इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जो है दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा योगदान था इनका। जर्मनी के अंदर आपने देखा होगा, जर्मनी का जो आर्किटेक्चर है उनको कहा जाता है, क्या कोई नाम बता सकता है मुझे जर्मनी के आर्किटेक्चर का? ओटोमन बिस्मार्क। तो उन ओटोमन बिस्मार्क को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो उस तरीके से ग्योसेप मेजिनी किससे रिलेटेड है? इटली से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था इसी में कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, उस सेकेंड वर्ल्ड वार में किन लोगों का योगदान था, या मैं कह सकता हूँ कि कौन कौन सी दो पावर्स थी वो सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ी थी। तो वर्ल्ड वार सेकेंड की बात करते हैं। वर्ल्ड वार सेकेंड पता होगा थोड़ा बहुत। वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 से 1945 तक हुआ था। ये पहला एक ऐसा युद्ध था जो मेजर इंडस्ट्रियल नहीं, न्यूक्लियर पावर्स के बीच में लड़ा गया था। और ये एयर हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, हर जगह लड़ा गया था। और इसमें मैसिव लॉस हुआ था। याद होगा आपने, अमेरिका ने जापान के ऊपर में बॉम्ब भी गिराए थे। तो 1939 में और से लेकर 1945 तक, ये लगभग 6 सालों तक चला था। इसमें पता होगा कि दो पावर्स थी। दो पावर्स में एक तो थी एक्सिस पावर, एक थी अलाइड पावर। एक तो थी एक्सिस पावर, एक थी अलाइड पावर। अगर हम यूरोप का थोड़ा सा मैप अगर बनाएं तो पता होगा आपने, ये यूरोप है। इस यूरोप के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर ये फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इधर से रसिया हो गया, इधर की तरफ से अमेरिका हो गया। तो ये तो जो थे, ये सब जो थे वो तो थे अलाइड पावर में। तो अलाइड पावर में हम ब्रिटेन का नाम ले सकते हैं, अलाइड पावर में हम ले सकते हैं फ्रांस का नाम, अलाइड पावर में हम ले सकते हैं अमेरिका का नाम, अब अलाइड पावर में हम रसिया का नाम ले सकते हैं। जबकि एक्सिस पावर में जो सेंट्रल पावर पहले युद्ध में थी, वही जो पावर है वो किस में थी? एक्सिस पावर में। एक्सिस पावर में सबसे मेन तो था नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी याद होगा थोड़ा बहुत। अगर नाजी जर्मनी में जो हिटलर थे उन्होंने ही, जर्मनी ने पोलैंड पर पहली बार अटैक किया था। तो जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, ये सभी किस में कनेक्टेड थे? एक्सिस पावर में। कि अब की बार तो हिटलर ने बोला कि हम जो है वो
पूरी दुनिया पर राज करेंगे। बट बहुत बुरी हार हुई किसकी, जर्मनी की या हिटलर की इसमें। तो कह सकते हैं हम कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है उसमें कौन इंक्लूड नहीं था, तो ब्रिटेन इंक्लूड नहीं था एक्सिस पावर में। जबकि एक्सिस पावर में कौन कौन थे, नाजी जर्मनी, जापान, इटली, ये लोग थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन दिया है, वैसे ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड है कि जो पहली कॉटन मिल है, फर्स्ट कॉटन मिल है, वो कहाँ सेटअप हुई थी। बेटा फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो कहाँ सेटअप हुई थी, तो ये फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो बॉम्बे में सेटअप हुई थी। कहाँ पर सेटअप हुई थी, बॉम्बे के अंदर सेटअप हुई थी। इसकी डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी डेट इम्पोर्टेंट है 1854 में। कब सेटअप हुई थी, 1854 में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही क्या हुई थी ये, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही ये सेटअप की गई थी। इसी से इर्द गिर्द एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कि पहली जूट मिल जो है वो कहाँ सेटअप हुई थी और कब सेटअप हुई थी। तो पहली जो जूट मिल सेटअप हुई थी 1855 में रिसरा कोलकाता के अंदर सेटअप हुई थी। रिसरा कोलकाता के अंदर ये सेटअप हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है पहली जूट मिल और पहली कॉटन मिल। तो ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन बॉम्बे, 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लिए कि हु रोड द रामचरितमानस, रामचरितमानस को किसने लिखा। पता होगा रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास ने लिखी थी। इसका फर्स्ट जो प्रिंटिंग एडिशन है वो कोलकाता से आया था। ये जो हिस्ट्री का जो चैप्टर दिया हुआ है लास्ट प्रिंटिंग वाला चैप्टर, उसमें गुलामगिरी को किसने लिखा, याद होगा ज्योतिबा फुले ने। और ये कुछ नाम दिए हुए हैं। छोटे बड़े का सवाल मुझे कमेंट करके बताएंगे, छोटे बड़े का सवाल जो है वो किसकी मतलब कविता है। उसके बाद सच्ची कविताएं, धर्म चक्र, सुदर्शन चक्र, ऐसी कुछ नाम दिए हुए हैं। उससे हम कह सकते हैं कि ये किस चीज़ों से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जो रस सुंदरी देवी है उसकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो किसने लिखी है, या उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, अमर जीवान। पहली बार ये बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो हो सकता है कि अगले साल यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो इन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड वेलम, वेलम का जो है वो मीनिंग क्या है। वेलम पता होगा कि जानवरों की जो स्किन पर इन पार्चमेंट होता है या जो लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, इन पार्चमेंट या वेलम कहा जाता है। ये पुराने टाइम पर चलते थे, जब मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी लोगों के द्वारा तो उस टाइम पे ये इन पार्चमेंट जो होता था उसको हम कहते थे वेलम। क्या कहा जाता था, वेलम कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है वेयर व्हेन वर प्लांट्स फर्स्ट इंक्लूडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड लिस्ट। जो प्रोटेक्टेड लिस्ट है उसमें पहली बार जो प्लांट है उनको कब इंक्लूड किया गया था, प्लांट्स को पहली बार इंक्लूड किया गया था 1991 में। याद होगा आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कौन सा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 में लॉन्च हुआ था। इसके अंदर हमने पहली बार प्लांट की 6 स्पेसीज को जोड़ा गया था 1991 में। और इसी के अंदर हमने रेड डेटा बुक हो गया, ऐसी चीज़ें जो है रेड डेटा बुक जो ये बताती है कि कौन एंडेंजर्ड है, ऐसी चीज़ों के बारे में हमने एनालिसिस किया था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। प्रोजेक्ट टाइगर पता होगा आपको कि प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब लॉन्च किया गया था, मुझे कमेंट करके बताओ कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब लॉन्च हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बाय विच नेम स्लेज एंड बर्न एग्रीकल्चर नॉन एज इन आंध्र प्रदेश। मतलब जो स्लेज एंड बर्न जो झूमिंग एग्रीकल्चर है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, जो प्रिमिटिव फार्मिंग है, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर की जाती थी। याद होगा स्लेज एंड बर्न क्या होता है थोड़ा बहुत, कि इसमें क्या होता है कि खेत जो पेड़ होते हैं उनको जलाया जाता है, जलाने के बाद उनकी जो राख निकलती है उसको मिट्टी के साथ में मिक्स कर दिया जाता है, और मिक्स करने के बाद में इसको
2-3 साल खेती करने के बाद जब फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वहां से छोड़कर ये दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो वालरे इसको राजस्थान में कहते हैं, पोडू इसको आंध्र प्रदेश में कहते हैं, खिल हिमालय बेल्ट में कहते हैं। कुरोवा मुझे बताएंगे कुरोवा कहाँ कहा जाता है। जैसे दहिया मध्य प्रदेश में कहते हैं, और मिल्पा मेक्सिको में कहते हैं, रोका ब्राजील में कहते हैं, कुमारी इसको वेस्टर्न घाट में कहते हैं, सह्याद्री या कुमारी जो है। तो ये कुछ नाम दिए हुए हैं, इन नाम्स के आधार पर आपको हर साल एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है शिफ्टिंग से, और ये ट्राइबल्स कम्युनिटी जो है वो करती थी अलग अलग नाम से। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर वाला, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया। ज्योग्राफी का जो 5th चैप्टर है वहां से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन है कि कौन सा मेटेलिक मिनरल है। वैसे तो आप इसको साइंस में भी पढ़ते होंगे, और इसको दूसरी मतलब आप एसएसटी के अंदर भी आप इसको पढ़े होंगे। तो अगर मैं इसमें बात करूं कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है वो क्या है, कौन से, क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जो मिनरल्स है वो दो तरीके के, वैसे तो कह सकते हो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। जिनमें जो भी मतलब मिनरल्स है वो मेटल्स की फॉर्म में होते हैं तो वो मेटेलिक होते हैं, जिनमें दूसरी फॉर्म होती है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस, फेरस और नॉन फेरस, नॉन फेरस। जो फेरस जो मिनरल्स होते हैं इनमें आयरन कंटेंट होता है, आपको भी थोड़ा बहुत पता होगा, और नॉन फेरस जो होते हैं उनमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। इनके एग्जाम्पल आपको पता होंगे, फेरस खुद आयरन आएगा इसमें, कोबाल्ट आ जाएगा, उसके बाद निकल आ जाएगा, उसके बाद मैग्नीज आ जाएगा, मैग्नीज आ गया, निकल आ गया, और कोबाल्ट आ गया। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, फेरस मिनरल्स के एग्जाम्पल है। उसके बाद नॉन फेरस के एग्जाम्पल जो है वो आपको नाम सुना होगा, एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर, जिंक, ये सभी किसके अंदर आते हैं, गोल्ड, सिल्वर, सभी किस में आते हैं, नॉन फेरस में। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या आएगा, माइका हो गया, या आपको कोल नाम सुना होगा, पेट्रोलियम हो गया, रबर हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये सभी चीज़ें किस में आती है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आती है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, इंडस्ट्री वाले का या मिनरल्स वाले का, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये चैप्टर नंबर 5 है ज्योग्राफी का, उससे पूछा गया है। आइए बेटा, ये तो क्वेश्चन 9th क्लास में भी दिया हुआ था, लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन। ये तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, आपको ही करना है, कमेंट करके मुझे भी बताएंगे कि जो इंडियन कोस्टल लाइन है उसकी लेंथ क्या है। मुझे, मैं इसका आंसर तो चलो बता ही देता हूँ, बट आपको विदाउट कोस्टल लाइन बताना है। ये तो इंक्लूडिंग कोस्ट, जो कोस्टल बाउंड्री है उसको इंक्लूड किया है, मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इंक्लूड करने के बाद बताई गई है। और पता होगा कि जो लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है गुजरात, और सबसे मिनिमम जो है वो गोवा शेयर करता है। कोस्टल बाउंड्री पर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो 9 स्टेट है। यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होकर ये वेस्ट बंगाल तक जाता है, आंध्र प्रदेश जो है वहाँ तक जाता है, और उसके बाद उड़ीसा भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो 5 स्टेट तो इधर की तरफ है, 4 स्टेट इधर होगा, गुजरात है, फिर यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर कर्नाटक है, और ये केरल है। तो ये 5 स्टेट तो इधर आते हैं वेस्टर्न घाट की तरफ। ईस्टर्न घाट में तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और उड़ीसा हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया। 4 स्टेट इधर आते हैं। तो टोटल कितने स्टेट बाउंड्री के टच होते हैं कोस्टल बाउंड्री के, 9 होते हैं। और इसमें अगर 2 आइलैंड अगर इंक्लूड कर दिए जाए, कौन से, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इसको इंक्लूड कर दिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर ये बाउंड्री आ जाएगी। अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो 6100 किलोमीटर इसकी बाउंड्री आ जाएगी। और लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है, गुजरात के साथ, सबसे कम बाउंड्री गोवा के साथ।
तो मुझे ये भी बता सकते हो, अगर 9th में पढ़ा होगा, तो गुजरात कितनी बाउंड्री शेयर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर बाउंड्री विद द बेल्जियम। इसकी क्लासेस तो मैंने ली हुई है बेटा, कि बेल्जियम जो है एक यूरोप के अंदर छोटी सी कंट्री थी, ये 4 कंट्रीज के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। याद होगा, नॉर्थ में नीदरलैंड, साउथ में लग्जेमबर्ग, और राइट की साइड में फ्रांस, और एक तरफ जर्मनी। तो किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है ये? फ्रांस के साथ। आंसर टिक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या टिक करेंगे? फ्रांस। और ये तो पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द विच लैंग्वेज इज मोस्ट स्पोकन इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, कितने परसेंट? 43.8%। और यही मेजोरिटी में है अभी। तो उसके बाद मुस्लिम जो है, या हिंदू धर्म भी मेजोरिटी में है, उसके बाद मुझे दूसरे मराठी है, फिर बंगाली है, तेलुगु है, बहुत सारी लैंग्वेज है। हमारी जो लिस्ट है संविधान की, उसके अंदर 3 लिस्टें दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। उससे एक क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है बताओ मुझे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? पुलिस किसके अंदर आएगा? तो पुलिस किसके अंदर आ सकता है? पता होगा आपको अगर लिस्ट के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन पर कानून बनाती है वो यूनियन लिस्ट, जिन पर दोनों कानून बना सकती है वो कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है वो स्टेट लिस्ट। तो पुलिस हो गया, ये सभी किसके अंडर आते हैं? इरिगेशन हो गया, ये सब स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर तो क्या आते हैं? एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया। और यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल इम्पोर्टेंस के जो सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट बोल सकते हो आप इसमें? सेंट्रल लेवल के डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, ये सभी रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो यूनियन लिस्ट में। जो फालतू के सब्जेक्ट है जो आज़ादी के बाद आए हैं, कंप्यूटर हो गया, ऐसी चीज़ें रेजिड्यू के अंदर। तो ये हिस्ट्री का जो हिस्ट्री क्या, पॉलिटिकल का जो चैप्टर नंबर 3, हाँ 3rd चैप्टर है, या सेकंड का है बेटा। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। चलो, भारत में 2 तरीके के गठबंधन है। उन 2 तरीके के गठबंधन की बात करें तो पहला जो याद होगा, ये पॉलिटिकल पार्टी से पूछा गया है और कोलिजन गवर्नमेंट से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? ये कोलिजन गवर्नमेंट से पूछा गया है। और कोलिजन गवर्नमेंट आपको पता होगी, जब एक पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर गठबंधन नहीं मिल पाता है तो वो दूसरी पार्टियों के साथ में अलायंस करती है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? भारत में पता होगा 3 तरीके के गठबंधन है। एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कौन सा गठबंधन है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो बीजेपी का दूसरी पार्टियों के साथ में गठबंधन है। दूसरा गठबंधन है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस आईएनसी का दूसरी पार्टियों के साथ में क्या है? गठबंधन। और तीसरा है लेफ्ट फ्रंट, जो कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट फ्रंट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंडिया, या सीपीआई है, या बहुत सारी अदर पार्टी जो है, उनका जो गठबंधन है वो क्या कहलाता है? अलायंस जो है वो कहलाता है लेफ्ट फ्रंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्या पूछा गया है बेटा कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो कौन सी पार्टियों का गठबंधन है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो बीजेपी का गठबंधन है। कर सकते हैं। चलो, भारत में जितने भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी है उन पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टियों को रिकॉग्नाइज कौन करता है? सिंबल देने का काम कौन करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। और यही जैसे भारत में पैसे छापने का काम कौन करता है? आरबीआई। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टियों को रजिस्ट्रेशन करने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप इसको कर सकते हैं कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके लिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने पास में कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
विच मेटल कॉइन डिड इंडिया यूज अ करेंसी, भारत में एज ए करेंसी हम कौन कौन सी कॉइन्स को हम यूज करते हैं। पता होगा एंशियंट टाइम पर हम कुछ करेंसी को यूज करते थे जिसमें सिल्वर होता था, गोल्ड होता था, कॉपर होता था, जिंक होता था, ऐसी चीजें यूज करते थे। तो इसका आंसर तो ऑल ऑफ दीज होता है। बट हम यहाँ पर अगर मॉडर्न करेंसीज की बात करें, कौन सी करेंसीज की बात करें, मॉडर्न करेंसीज की बात करें, तो मॉडर्न करेंसी में क्या क्या आता है जो आज जनरली यूज करते हैं। जनरली क्या यूज करते हैं हम, पेपर नोट्स हो गए, क्या हो गए, पेपर नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, चेक हो गया, चेक हो गया, या डिमांड डिपॉजिट डीडी हो गया। ऐसी चीजें हम मॉडर्न करेंसी में यूज करते हैं। और पता होगा कि मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेकर चलते हैं। और भारत में पैसे छापने का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, करेंसी जो है वो सिल्वर, गोल्ड और कॉपर सभी आ जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने ज्योग्राफी का ही चैप्टर है कि थर्ड चैप्टर में कि नर्मदा रिवर पर जो डैम है वो कौन सा डैम सिचुएटेड है। तो बताओ मुझे थोड़ा सा, नर्मदा रिवर पता होगा कहाँ है, गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम हो है, वहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हुआ था। जब सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था तो वहाँ के लोगों ने क्या किया था, आंदोलन किया था। तो हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि नर्मदा रिवर पर कौन सा डैम है, सरदार सरोवर डैम। जैसे हम यहाँ पर अगर इसको मैप में बनाएं तो ऐसे नर्मदा रिवर है, तो ये गुजरात है, तो गुजरात में कौन सा डैम है, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट मॉडर्न मीडियम ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज, आजकल कौन सा टेलीकम्युनिकेशन है जो हम यूज करते हैं। कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। जनरली कम्युनिकेशन पता होगा दो तरीके का होता है, एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, एक होता है मास कम्युनिकेशन। ये पर्सनल कम्युनिकेशन में तो हम नॉर्मली टेलीफोन हो गया, फैक्स हो गया, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। बट आजकल हम जो जनरली यूज करते हैं वो बताओ कौन सा है, जनरली इलेक्ट्रॉनिक मेल। आजकल हम जनरली कौन सा यूज करते हैं, ईमेल यूज करते हैं। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, ईमेल। और कम्युनिकेशन, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, तीन नाम बोले बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कम्युनिकेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, या इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है और ये एक साथ ही चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो 70 नंबर का, वो उसका आंसर आ जाएगा ईमेल। चलो ये क्वेश्चन तो पेट क्वेश्चन है, इसमें बनते ही दो तीन क्वेश्चन है कोपरा वाले चैप्टर में। उस क्वेश्चन का नाम क्या है, कोपरा कंज्यूमर राइट्स के नाम से दिया हुआ है। कंज्यूमर राइट भारत में लागू हुए थे 24 दिसंबर 1986 में, और इसमें संशोधन अभी हुए हैं 2019 में, अमेंडमेंट हुए हैं। तो कोपरा जो है कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन एक्ट है, वो कब लागू हुआ था, 24 दिसंबर 1986 1986 को। और नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 दिसंबर को। तो ये मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। और अगर आपको बाकी भी क्वेश्चंस का एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, बाकी जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस है उनके बारे में हम एनालिसिस करके बताएंगे। थैंक यू।